अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अल-परसलान सीज़न 2 वॉल्यूम 27 एपिसोड नंबर 86 का आगाज़ कुछ इस तरह होता है। एक तरफ सलीबी सिपाही चारों तरफ हसन ताबे और अक्सा खातून को तलाश कर रहे होते हैं, जबकि वो अल्पा गोद की निगरानी में उस महल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। यानी कि अक्सा खातून और हसन ताबे अपना भेस बदल चुके होते हैं। सलीबी सिपाही किले में रहने वाले लोगों को मार पीट कर धमका रहे होते हैं। अगर तुम्हें लंबे बालों वाली लड़की नजर आए और उसके साथ एक बूढ़ा आदमी नजर आए तो हमें फौरी तौर पर बता देना। तो दूसरी तरफ अल-परसलान तमाम सिपाहियों को नमाज पढ़ा रहे होते हैं और फिर जैसे ही अल-परसलान नमाज अदा करने के बाद सलाम फेरते हैं तो तमाम सिपाही और अल-परसलान अल्लाह पाक से मदद मांगने के लिए दुआएं मांगना शुरू हो जाते हैं। और वो कभी अल्लाह ताला से सब्र की दुआ मांगते हैं तो कभी अपनी कामयाबी की, यानी उन लोगों के रास्ते में आने वाली तमाम मुश्किलात हल हो जाएं और ये लड़ाई आसान हो जाए और इसमें फतह अल-परसलान की हो जाए। जैसे जैसे अल-परसलान दुआएं मांगते चले जाते हैं तो तमाम सिपाही ऊंची आवाज में आमीन पुकारते हैं। बिलाखिर तमाम सिपाही दुआएं मांगने के बाद अपनी तलवारें फिजा में लहराते हुए कहते हैं कि हम अल्लाह ताला के रास्ते पर चलने वाले मुजाहिद हैं। आज के दिन फतह हमारी होगी। हमारी तलवारों से टपकने वाला खून काफरों का होगा। गर्ज के अल-परसलान के साथी और तुर्क कबीले के तमाम सरदार और उनके सिपाही अल-परसलान का साथ देने के लिए और इस जंग में शहीद होने के लिए तैयार होते हैं। एक तरफ अल-परसलान के साथी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं तो दूसरी तरफ बाज़ंतीनी सिपाही अपने ही लोगों को लूट रहे होते हैं कि अगर तुम्हारे पास खाने पीने का सामान है तो हमें बताओ। यानी वो लोगों के घरों में घुसकर खाने पीने का सामान चुरा रहे होते हैं। इसी दौरान हसन ताबे और अक्सा खातून जो कि फेस बदले हुए होते हैं उसी कमरे में पहुंच जाते हैं। उस सिपाही ने देखकर परेशान हो जाते और पूछते हैं, मेरे ख्याल से तुम लोग वही हो जिसको हम तलाश कर रहे हैं। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि तुम लोग खुद चलकर अपनी मौत के करीब आ गए। हसन ताबे जवाबन कहते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा कौन किसके हाथों से मारा जाएगा। फिर देखते ही देखते हसन ताबे और अक्सा खातून बगैर हथियारों के ही बाज़ंतीनी सिपाहियों से लड़ना शुरू हो जाते हैं और इसी लड़ाई के दौरान उन्हीं के हथियार छीनकर बाज़ंतीनी सिपाहियों को जहन्नुम हासिल करते हैं। और फिर इसी लड़ाई के दौरान एक बाज़ंतीनी सिपाही की तलवार उठाकर उसके सीने में घुसा देता है। हसन ताब इस बच्चे से कहते हैं, तुम बड़े होकर एक बहादुर इंसान बनोगे। और फिर बच्चे के घर वाले पूछते हैं, आप लोग कौन हैं जो रहमत बनकर हमारे पास आए हैं। अक्सा खातून और हसन ताबे से इशारा करते हैं कि खामोश हो जाओ, हम तुम्हें सब कुछ सच सच बताते हैं कि हम कौन हैं और यहाँ पर क्या करने के लिए आए थे। बिलाखिर दूसरी तरफ अल-परसलान और हारफे के सिपाही एक दूसरे के आमने सामने हो जाते हैं और मैदान जंग में दौड़ते हुए एक दूसरे के करीब जा रहे होते हैं। अल-परसलान के साथी अल्लाह ताला का नाम लेकर जंग का आगाज करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। इसी दौरान सुल्तान और चागरी साहब यानी कि शाही खानदान के तमाम अफराद अल-परसलान के हक में दुआएं कर रहे होते हैं कि अल्लाह ताला अल-परसलान और तमाम सिपाहियों की जान की हिफाजत फरमाए और हमें फतह और कामयाबी नसीब फरमाए। और फिर चागरी साहब अपने कबीले में बैठे उन तमाम कुरानी आयात का जिक्र कर रहे होते हैं जिसमें जहाद की बात की जाती है, शहादत की बात की जाती है और जन्नत की नेमतों का जिक्र किया जाता है। और फिर जैसे ही चागरी साहब दुआ का अख्ताम कर रहे होते हैं तो इब्राहिम या नाल भी इस दुआ में शामिल हो जाते हैं और वो भी हाथ उठाकर अल-परसलान और बाकी सिपाहियों के हक में दुआएं कर रहे होते हैं कि हमारे बहादुर जहाद के रास्ते पर गए हैं, अल्लाह ताला आप उन्हें कामयाबी और फतह नसीब फरमाए। तमाम लोग आमीन कहते हैं। बिलाखिर दूसरी तरफ जंग का आगाज हो जाता है। हक और बातिल का लश्कर आमने सामने होता है। वो दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं और देखते ही देखते अल-परसलान के साथी शेरों की तरह दहाड़ते हुए दुश्मनों की सफ़ों में घुस जाते हैं और कभी तलवारों और नेज़ों की मदद से कुफार का खून बहाना शुरू हो जाते हैं। जहाँ एक तरफ अल-परसलान भी बहादुरी से दुश्मनों का मुकाबला कर रहे होते हैं, वहाँ दूसरी तरफ अल-परसलान के साथी एक दूसरे की मदद करते हुए और उनके करीब आने वाले बाज़ंतीनी सिपाहियों को जहन्नुम हासिल कर रहे होते हैं। यानी जो बाज़ंतीनी सिपाही भी अल-परसलान के साथी के करीब आने की कोशिश करता है तो दूर खड़ा हुआ दूसरा साथी नेज़ा चलाकर उस बाज़ंतीनी सिपाही को जहन्नुम हासिल करके अपने साथियों की जान बचाता है। यानी दुश्मनों के खिलाफ लड़ने में भी इत्तेहाद और मोहब्बत नजर आती है कि कहीं इस लड़ाई के दौरान हमारे मुसलमान भाई को चोट न आ जाए। अल-परसलान के साथी और अल-परसलान दुश्मनों का मुकाबला कर रहे होते हैं, लेकिन हैरत की बात यह होती है कि फरजाद भी फिलहाल तो अल-परसलान की तरफ से वफादार बनते हुए बाज़ंतीनी सिपाहियों को जहन्नुम हासिल कर रहा होता है। एक तरफ ये लड़ाई जोरों शोर से जारी होती है तो दूसरी तरफ वो तमाम बाज़ंतीनी लोग जिनकी अक्सा खातून और हसन ताबे ने जान बचाई होती है, वो अपनी दुख भरी दास्तान अक्सा खातून और हसन ताबे को सुना रहे होते हैं कि हम किले में मुहासरे की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। न हमारे पास खाना खाने के लिए सामान है और न पीने के लिए पानी बचा है। जो कुछ सामान भी बचा था वो हमारे अपने ही बाज़ंतीनी सिपाही हमसे लूट कर ले गए। अगर ये सब कुछ 1 से 2 दिन तक चलता रहा तो हम तबाह बर्बाद हो जाएंगे, यानी कि हम भूख प्यास की वजह से किले में ही मारे जाएंगे। इससे बेहतर तो यही था कि हमारे अपने लोगों की हुकूमत की बजाय तुर्कों की हुकूमत होती।
یہ سنتے ہی اقصیٰ خاتون اور حسن تابع مسکرا کر ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں کہ لوگ ترکوں کے انصاف کو جانتے ہیں، چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو۔ اور پھر اقصیٰ خاتون بازنطینیوں سے کہتی ہیں، آپ فوری طور پر تمام لوگوں کو جمع کر لیں جو ترکوں کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ دوسری طرف لڑائی جو کہ زور و شور کے ساتھ جاری ہوتی ہے، ہاروے جو کہ مسلمان سپاہیوں کو شہید کر رہا ہوتا ہے، الپرسلان گھور گھور کر ہاروے کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ چونکہ الپرسلان ہاروے سے لڑنے کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ ہاروے کو جہنم حاصل کر دیں، اور جیسا کہ اس فوج کا کماندار ہاروے ہی ہوتا ہے، اور اگر ہاروے مارا جاتا ہے تو بازنطینی فوج کے لشکر کے تمام حوصلے پست ہو جائیں گے اور ہو سکتا ہے وہ پیچھے کی طرف بھاگنا شروع ہو جائیں کہ ہمارا کماندار مارا گیا۔ لہٰذا الپرسلان آہستہ آہستہ بازنطینی سپاہیوں کو جہنم حاصل کرتے ہوئے ہاروے کے قریب آنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر جیسے گھڑ سوار بازنطینی الپرسلان پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، وہ اپنا کلاڑا ہوا میں لہراتا ہوا الپرسلان کے قریب آتا ہے، لیکن الپرسلان دور سے نیزہ پھینک کر اسے جہنم حاصل کر دیتے ہیں۔ اور پھر اسی دوران ایک اور بازنطینی سپاہی الپرسلان کو مارنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، تو الپرسلان تیر کمان اٹھا کر اس بازنطینی سپاہی کے سینے میں اپنا تیر گھسا دیتے ہیں، اور پھر وہ جیسے زمین پر گرتا ہے تو الپرسلان اس کے گھوڑے پر سوار ہو کر اس جنگ میں پھر سے شامل ہو جاتے ہیں۔ بالآخر الپرسلان گھوڑے پر سوار ہو کر ہاروے کے قریب پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ہاروے منظر دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے کہ اس کا سامنا آخرکار الپرسلان سے ہو ہی گیا، اور پھر الپرسلان دیکھتے ہی دیکھتے اپنے باقی سپاہیوں کو اشارہ کرتے ہیں جو کہ جنگل میں گھات لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ منظر دیکھتے ہی ہاروے سمجھ جاتا ہے کہ جنرل دوکاس والا صرف ایک جال تھا، یعنی کہ الپرسلان نے پہلے ہی اپنے ساتھیوں کو جنگل میں چھپا رکھا تھا تاکہ منجنیکوں کی مدد سے ہاروے کے ایک لشکر پر حملہ کر کے انہیں جہنم حاصل کر دیا جائے، اور باقی باتور صاحب والا لشکر الپرسلان کی مدد کرنے کے لیے اس جنگ میں شامل ہو جائے۔ یہ منظر دیکھتے ہی ہاروے پریشان ہو جاتا ہے۔ اب ہاروے کے پاس الپرسلان سے لڑنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ بالآخر وہ چلاتا ہوا الپرسلان سے کہتا ہے، میں تم سے لڑنے کے لیے تیار ہوں، آ جاؤ مجھ سے لڑ لو۔ بالآخر دیکھتے ہی دیکھتے الپرسلان اور ہاروے کے درمیان بہترین تلوار بازی کا مظاہرہ شروع ہو جاتا ہے۔ دونوں ایک سے بڑھ کر ایک بہترین حملے کر رہے ہوتے ہیں۔ ہاروے بھی اپنی فوج کا بہترین کماندار ہوتا ہے، اور الپرسلان نے ہاروے جیسے کئی جنگجوؤں کو جہنم حاصل کیا ہوتا ہے۔ جیسے ہی ہاروے آگے بڑھ کر الپرسلان کو ہرانے کی کوشش کرتا ہے تو الپرسلان اس کے منہ پر ایک زوردار مکہ مارتے ہیں۔ مکہ لگتے ہی ہاروے کی عقل ٹھکانے آ جاتی ہے کہ الپرسلان تو بہترین لڑاکو ہیں، مجھے احتیاط سے لڑنا ہوگا، اگر میں نے ذرا سے بھی غلطی کی تو میں الپرسلان کے ہاتھوں مارا جاؤں گا۔ اور پھر جیسے اس لڑائی کے دوران ہاروے پھر سے غصہ ہو کر الپرسلان کو مارنے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو الپرسلان ہاروے کے ہاتھ کو زخمی کر دیتے ہیں اور اس کے ہاتھ سے تلوار گر جاتی ہے۔ بالآخر دیکھتے ہی دیکھتے الپرسلان ہاروے کی ٹانگ کو بھی زخمی کر دیتے ہیں، اور وہ گھٹنے ٹکا کر الپرسلان کے سامنے بیٹھ جاتا ہے۔ الپرسلان مسکراتے ہوئے کہتے ہیں، تم میرے سامنے ہیرو بننے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن تم خود کو کیا سمجھتے ہو اس بات سے فرق نہیں پڑتا، اصلی ہیرو وہ ہوتا ہے جو مظلوموں کی مدد کرتا ہے، اور تم وہ ہیرو بالکل نہیں ہو سکتے۔ اور یہ کہتے ہی الپرسلان اس کا سر قلم کر دیتے ہیں، اور یوں ہاروے کو جہنم حاصل کر دیا جاتا ہے۔ یہ منظر دیکھتے ہی رتی اور ایوان پریشان ہو جاتے اور وہ کہتے ہیں، تم نے ہمارے چچا کو مار دیا، لیکن شاید تمہاری موت میرے ہی ہاتھوں لکھی تھی۔ بالآخر وہ دونوں بھائی الپرسلان پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ الپرسلان اپنے ہاتھ میں ڈھال اٹھاتے ہوئے کہتے ہیں، لگتا ہے تم نے اپنی آنکھوں سے اپنے چچا کی موت نہیں دیکھی، کچھ ہی دیر کے بعد تمہارا بھی یہی حشر ہونے والا ہے۔ بالآخر دیکھتے ہی دیکھتے لباریت کے دونوں بیٹے الپرسلان سے مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں پہنچ جاتے ہیں۔ کبھی ایک بھائی تلوار چلا کر الپرسلان پر حملہ کرتا ہے تو کبھی دوسرا، لیکن الپرسلان ایک ہی وقت میں دونوں بھائیوں سے مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں۔ الپرسلان کے ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے تو دوسرے ہاتھ میں ڈھال۔ جیسے ہی الپرسلان ایک کے حملے کو ناکام بناتے ہیں تو وہ دوسرے ہاتھ سے تلوار چلاتے ہوئے دوسرے بھائی کو پیچھے کی طرف دھکیل دیتے ہیں۔ لباریت کے بیٹے یہ منظر دیکھنے کے بعد حیران اور پریشان رہ جاتے ہیں کہ ہم اپنے علاقے کے سب سے بہترین جنگجو ہیں، لیکن ہم نے الپرسلان جیسا بہادر انسان نہیں دیکھا جو ایک ہی وقت میں دو خطرناک سپاہیوں سے مقابلہ کر رہا ہے۔ اور پھر جیسے ہی رتی اس موقع سے فائدہ اٹھا کر الپرسلان کے منہ پر ایک زوردار مکہ مارتا ہے تو مکہ لگتے ہی الپرسلان بھی غصے میں آ جاتے ہیں، اور پھر جیسے لباریت کے بیٹے الپرسلان سے مقابلہ کرنے کے لیے پھر سے آگے بڑھتے ہیں تو الپرسلان باری باری دونوں بھائیوں کے منہ پر مکے مارتے ہیں اور انہیں پیچھے کی طرف دھکیل دیتے ہیں۔ اور پھر جیسے ہی ایوان اس موقع سے فائدہ اٹھا کر الپرسلان کی کمر پر وار کرنے کے لیے آتا ہے تو الپرسلان پہلے ہی سے جانتے تھے کہ ایوان ایک بزدل انسان ہے اور وہ پیٹھ پر ہی وار کر سکتا ہے، تو الپرسلان ایوان کے پیٹ میں لات مارتے ہیں، اور پھر وہ جیسے اٹھنے کی کوشش کرتا ہے تو الپرسلان ایک زوردار لات ایوان کے منہ پر مارتے ہیں تو وہ زمین پر ڈھیر ہو جاتا ہے۔ رتی یہ منظر دیکھنے کے بعد پریشان ہو جاتا ہے کہ کس طرح الپرسلان نے پلک جھپکنے میں ہی ایمان کو زمین پر لٹا دیا۔ اور پھر جیسے ہی ایمان زمین پر گرتا ہے تو رتی جذباتی ہو کر آگے بڑھتا ہے، لیکن جذباتی ہوتے ہوئے اپنی عقل سے کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، اور الپرسلان اس کے جذبات کا اسی کے خلاف استعمال کرتے ہوئے اپنی ڈھال اس کے منہ پر مارتے ہیں، لیکن یہ ڈھال اس کے منہ پر مارنا تو صرف ایک بہانہ ہوتا ہے۔ الپرسلان اسی موقع سے فائدہ اٹھا کر اپنی تلوار رتی کے پیٹ میں گھسا دیتے ہیں۔
ये मंजर देखते ही इवान भी जज्बाती हो जाता है और वो भी अकल से काम लेना छोड़ देता है और वो भागता हुआ अपने भाई के पास आता है ताकि वो उसकी जान बचा सके और अल्परसलान को शहीद कर सके। लेकिन अल्परसलान इवान के आने का इंतजार कर रहे होते हैं और वो भी इस मौके से फायदा उठाकर अपनी तलवार इवान के पेट में घुसा देते हैं और यूं देखते ही देखते लिबारियत के दोनों मगरूर बेटों को जहन्नुम हासिल कर दिया जाता है। जोजन मैदान जंग का ये सारा तमाशा एक पहाड़ी के ऊपर खड़ा देख रहा होता है और वह समझ जाता है कि इस जंग में जीत अल्परसलान की हो जाएगी। और फिर जोजन जाते हुए कहता है, अल्परसलान, एक न एक दिन तुम्हारा और मेरा सामना जरूर होगा। मैं जानता था कि तुम इस जंग में जीत जाओगे क्योंकि लिबारियत के बेटे और हारवे ने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की है, लिहाजा हमारी मुलाकात फिर से होगी। और फिर जैसे अल्परसलान को इस बात का अंदाजा हो जाता है कि हालात हमारे काबू में हैं और हम ये लड़ाई तकरीबन जीत चुके हैं, तो अपने सिपाहियों से चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं, बाकी सिपाहियों को जहन्नुम हासिल करने के बाद मेरे आधे सिपाही किले की तरफ रवाना हो जाएंगे। और अब किले में पहुंचकर झंडा लहराने का वक्त आ चुका है ताकि तमाम लोगों को इस बात का इल्म हो जाए कि वासपुरा खान के इलाके को सल्जूकों ने फतह कर लिया है। एक तरफ अक्सा खातून और हसन ताबे तमाम लोगों के जमा हो जाने के बाद उनसे मुखातिब होकर कहते हैं, अब तुम जाओ और कैकाओ मनूस से हथियारों का मुतालबा करो कि हम लोग अपनी जान की हिफाजत अपने तरीके से कर सकते हैं। यानी कि हसन ताबे और अक्सा खातून का असली मकसद ये होता है कि कैकाओ मनूस को परेशान कर दिया जाए कि उसके अपने ही लोग उसके खिलाफ बगावत करने जा रहे हैं ताकि उस हालत से परेशान होकर या तो लोगों को किसी और जगह पर कैद करवा दे जहां से उन्हें बाद में आजाद करवाया जा सके, या फिर वह तमाम लोगों को अपने किले से बाहर निकाल दे ताकि लोग भूख प्यास की वजह से ना मर सकें। और फिर तमाम लोग मुत्तहिद हो जाते और कहते हैं, मैं कैकाओ मनूस से हथियार लूंगा और उन्हीं हथियारों की मदद से हम तमाम लोग मिलकर बाज़ंतीनी फौजों का मुकाबला करेंगे क्योंकि वो हमें मारते हैं, लूटते हैं और हमारा खाना हमसे छीन लेते हैं। लिहाजा हम भूख से मर जाएं, इससे बेहतर ये है कि हम बाज़ंतीनी सिपाहियों को जहन्नुम वासिल कर दें। यानी कि अब ये लड़ाई बाज़ंतीनियों और तुर्कों के दरमियान नहीं है बल्कि इंसाफ और नाइंसाफी की लड़ाई बन चुकी है। हम अपनी इज्जत बचाने के लिए लड़ेंगे, चाहे ये लड़ाई बाज़ंतीनी सिपाहियों के खिलाफ ही क्यों ना हो। बिलाखिर देखते ही देखते एक पादरी हसन ताबे का यह पैगाम लेकर कैकाओ मनूस के पास पहुंच जाता है और कहता है, हमें हथियार चाहिए। कैकाओ मनूस से सुनकर हैरानगी से पूछता है, आखिरकार तुम्हें हथियार क्यों चाहिए? पादरी जवाबन कहता है, तुर्कों से लड़ने के लिए। हम खुद अपनी जान की हिफाजत करना चाहते हैं, वरना हम किले में बैठकर भूख प्यास की वजह से मर जाएंगे। कैकाओ मनूस से सुनकर कहता है, तुम मुझसे मजाक मत करो, मेरे पास बहुत ज्यादा सिपाहियों की तादाद है, वो तुम्हारे बदले तुर्कों से मुकाबला कर रहे हैं। तुम्हें अपने घर लौटना होगा ताकि तुम सुकून से जिंदगी गुजार सको। जहां तक लड़ने की बात है वो मेरे सिपाही संभाल लेंगे और तुर्क कभी भी वासपोरा खान के इलाके को फतह नहीं कर सकते। ये सुनते ही पादरी और उसका साथ देने वाले तमाम लोग परेशान हो जाते हैं कि अब क्या बनेगा। हम तो यहाँ पर हथियार लेकर बाज़ंतीनी सिपाहियों से मुकाबला करने के लिए आए थे और हम ये झूठ बोलकर हथियार ले रहे थे कि हमने इन हथियारों के जरिए तुर्कों का मुकाबला करना है, लेकिन असल में हमारा मुकाबला अपनी हिफाजत के लिए था और वो भी बाज़ंतीनियों से। अब ये बातचीत जारी होती है। इसी दौरान एक बाज़ंतीनी सिपाही आकर कैकाओ मनूस और तमाम बाज़ंतीनी लोगों को बताता है कि तुर्कों की एक फौज हमारे किले के करीब पहुंच चुकी है और हमारे काफी सिपाहियों को मार दिया गया है। ये खबर सुनता ही कैकाओ मनूस शर्मिंदा हो जाता है, जो कि थोड़ी देर पहले अपने ही लोगों से झूठ बोलने की कोशिश कर रहा होता है कि तुर्क कभी भी वासपुरा खान के इलाके को फतह नहीं कर सकते। अब यह हकीकत तमाम लोगों के सामने आया हो जाती है और फिर तमाम लोग मिलकर कैकाओ मनूस से कहते हैं, इससे पहले कि हम भूख प्यास की वजह से मर जाएं, आप लोग हम पर भरोसा करें, हथियार हमारे हवाले करें ताकि तुर्कों को रोका जा सके। अल्पागोद भी इस मौके से फायदा उठाते हुए कहता है, जनाब कैकाओ मनूस, इससे पहले कि ये तमाम लोग भूख प्यास की वजह से मर जाएं, इन लोगों का फैसला बिल्कुल ठीक है। ये हथियारों का इस्तेमाल हमारी खातिर कर रहे हैं ताकि अपनी जान की हिफाजत कर सकें और हमारी फतह में शामिल हो सकें। भूख प्यास से मरने की बजाय यही बेहतर होगा कि दुश्मनों का मुकाबला किया जाए। आखिरकार कैकाओ मनूस तमाम लोगों की बात मान लेता है और कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें हथियार दूंगा। बिलाखिर कैकाओ मनूस के इशारा करने पर तमाम बाज़ंतीनी फौज के सिपाही तमाम लोगों में हथियार तकसीम करना शुरू हो जाते हैं। अल्पागोद इस मौके से फायदा उठाकर बहुत से तीर, कमान और तलवारें हसन ताबे और अक्सा खातून के हवाले कर देता है और फिर तमाम लोग आखिरी बार एक दूसरे से मुलाकात कर रहे होते हैं। इसी दौरान बाज़ंतीनी फौज के सिपाही चिल्ला चिल्ला कर कह रहे होते हैं कि तुर्क हमारे किले के करीब आ चुके हैं और हो सकता है कि हमारे किले की दीवारों को तोड़ दिया जाए। ये आवाज़ें सुनते ही अक्सा खातून, हसन ताबे और अल्पागोद बहुत ज़्यादा पुरजोश हो जाते हैं और कहते हैं, हमने आज तक कितने सालों तक इस वासपुरा खान के इलाके को फतह करने के लिए कुर्बानियां दी हैं और सब्र का मुजाहिरा किया है। आखिरकार अल्लाह ताला ने हमारी दुआएं सुन ली हैं। बिलाखिर कैकाओ मनूस यहाँ से फरार होने के बारे में सोच रहा होता है और वो अपने लोगों को अकेला छोड़ते हुए कहता है, जब तक तुम लोग यहाँ पर हो, तुम लोग मेरी ताकत हो। मुझे उम्मीद है कि तुम तुर्कों को हमारे किले में दाखिल होने की इजाजत नहीं दोगे। बिलाखिर अपनी बात मुकम्मल करने के बाद कैकाओ मनूस अल्पागोद को इशारा करता है कि तुम मेरे साथ दूसरे कमरे की तरफ आओ। इसी दौरान बाज़ंतीनी सिपाही चिल्लाना शुरू हो जाते हैं कि तुर्क हमारे किले के करीब पहुंच चुके हैं, अपने हथियार नीचे की तरफ कर लो। जबकि दूसरी तरफ तमाम तुर्क सिपाही अपने ढाले आगे करके
قلعے کی دیواروں پر چڑھے ہوئے بازنطینی سپاہیوں کی طرف سے کیے جانے والے حملے کو روکنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر جیسے بازنطینی سپاہی جو کہ قلعے کی دیواروں پر چڑھے ہوئے ہوتے ہیں وہ تیر برسانا شروع ہو جاتے ہیں، تو الپرسلان اپنے ساتھیوں کو ڈھالے آگے کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور اپنی جان بچانے کے ساتھ ساتھ وہ تمام لوگ مل کر الپرسلان کے اشارہ کرنے پر تیروں کی مدد سے اچانک جوابی کارروائی کرنا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی دونوں طرف تیروں کی بارش کی جا رہی ہوتی ہے، اور یوں الپرسلان اور ان کے ساتھی ایک ایک قدم اٹھا کر قلعے کے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ناظرین، ایپیسوڈ کا اختتام ہوا۔ نیکسٹ پارٹ کچھ دیر کے بعد ہمارے چینل پر اپلوڈ کر دیا جائے گا۔